आईपीएल मेगा ऑक्शन खत्म हो गया, कोई मालामाल हुआ तो किसी को खरीदार नहीं मिला। टीम कैसी रही, कौन सी टीम ने बाजी मारी, तो किसने 2 दिन बैठ के भी ऐसा लगा कि शायद अपना बैलेंस पूरा नहीं कर पाई। इन तमाम चीजों पर करेंगे चर्चा। स्वागत है आपका टीवीएस यूरो ग्रिप प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो ऑक्शन डे हिंदी, पावर्ड बाय किस्मा गेमिंग। हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर, रौनक कपूर सेन मौजूद है इस वक्त। सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और शुरुआत करें, एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिर हुआ क्या। वैसे तो सब लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, और जल्दी जल्दी ये है कि जो सबसे 5 महंगे खिलाड़ी बिके वो रहे ईशान किशन 15.25 करोड़, श्रेयस अय्यर और लियम लिविंगस्टन ने आज दूसरे दिन जबरदस्त तरीके से 11.5 करोड़ की उन पर बोली लगी। पंजाब किंग्स ने उनको लिया। हर्षल पटेल 5 महंगे। अगर अनकैप्ड प्लेयर की बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, जो कल थे बिल्कुल वही माने हम। राहुल का नाम आएगा इसमें, राहुल तेवतिया, राहुल त्रिपाठी, टॉप पर है आवेश खान, शिवम मावी। और लेकिन कुछ बड़े नाम मिस कर गए जो बिक सकते थे, जो मायूसी होगी वो है सुरेश रैना, स्टीव स्मिथ, ओवेन मॉर्गन, मार्टिन गप्टिल, एरन फिंच, ईशांत शर्मा, मिश्रा जी, अमित मिश्रा और मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के। सबसे पहले वसीम आपसे ही जानना चाहेंगे, 2 दिन एक बहुत बड़ा मेगा ऑक्शन, मुझे लगता है कि शायद ऐसा ऑक्शन बहुत कम ही देखने को मिला है। इस ऑक्शन के ओवरऑल की अगर तस्वीर देखें आप, सवाल मेरा आपसे यही कि स्मार्ट बाई की अगर बात करें, जिसने बहुत अच्छे तरीके से खरीदा टीम को, प्लेयर्स को माफ कीजिएगा, वो कौन थे? और सबसे ऐसा जहां पर लगा कि शायद वर्स्ट बाई कहें या चूक गए या सही से प्लान नहीं कर पाए। आई थिंक सबसे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब ने बड़ा अच्छा, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन गया है। बहुत ऑलराउंडर ऑप्शंस है, बहुत अटैकिंग प्लेयर्स है, काफी प्लेयर्स है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पंजाब ने डेफिनेटली बेटर किया है। लखनऊ ने अगेन बहुत अच्छी टीम बनाई है, तो ये दोनों टीमें डेफिनेटली काफी अच्छी लग रही। बाकी सारी टीमें तकरीबन एक जगह पर हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात जैसे चाह रहे थे, जिस तरह से लखनऊ एक नई फ्रेंचाइज है, उन्होंने जिस तरह की स्ट्रैटेजी से इतनी अच्छी टीम बनाई है, वहीं मुझे लगता है गुजरात ने बिल्कुल उनकी थोड़ी स्ट्रैटेजी उतनी मजबूत नहीं रही। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा मुझे लगा कि पैनिक कर गई। बहुत अनशन थोड़े प्लेयर्स खरीदे बैक एंड में। पहले ऐसा लग रहा था कल के दिन की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी से जा रहे, तो उन्होंने थोड़ा सा आज डिसअपॉइंट किया। और खास करके जब 10 टीमें हो गई हैं, काफी प्लेयर्स आपने एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, तो वो लूप होल्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीमों में दिख रहा है, खास करके वो नंबर 6 नंबर 7 की जगह पर। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद आईपीएल उतना स्ट्रांग होने वाला है जैसे हम लोग हर साल देखते हैं, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। बट ये टीमों ने मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली बेटर किया है। जो पंजाब है, लाहौर, लखनऊ सुपर जायंट्स है, मुंबई आई थॉट डिड वेल, even Chennai again have done well, and they've got MSD factor also, so those 4 teams I feel have done well. देवायन और रौनक, इससे पहले कि टीम की तरफ बढ़ें, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे वसीम से, या अपनी कोई राय? मेरा एक सवाल एक्चुअली था वसीम के लिए, और मैं इसे आधार बनाना चाहता हूं कि आगे का जो डिस्कशन हो, कि आमतौर पे हम देखते हैं कोई भी, जैसे खासकर फुटबॉल में अक्सर कहा जाता है कि आप एक अच्छे फॉरवर्ड लाइन के साथ मैच जरूर जीत सकते हैं, लेकिन एक लीग या टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको एक अच्छे डिफेंस की जरूरत पड़ती है। तो क्या इसका टी20 क्रिकेट में कोई रूपांतर हम देख सकते हैं? क्या गेंदबाज या बल्लेबाज को ऐसी श्रेणी में रखा जा सकता है? और इसको नजर में रखते हुए आप क्या कहेंगे कि एक स्क्वाड में क्या प्रेफरेबल है? अगर आपके पास एक ऑप्शन दी जाए कि ज्यादा मजबूत बैटिंग हो या ज्यादा मजबूत बॉलिंग, क्या आप प्रेफर करेंगे? आई थिंक बॉलिंग डेफिनेटली स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके अलावा आप आइदर टॉप 2 में आपके अगेन अच्छे, जो लास्ट ईयर जैसे मैं पंजाब के साथ में था, तो हमारे टॉप 2 प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट है पूरे टूर्नामेंट पर। उसके अलावा भी हम प्लेऑफ्स में नहीं जा पाए क्योंकि हमारे जो 5 6 7 के जो प्लेयर्स थे वो फॉर्म नहीं ला पाए, और वो हमें ज्यादा मैचेस नहीं जिता पाए। तो समवेयर आपको ये चीज बताती है कि आपके 5 6 7 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां पर चेन्नई ऑब्वियसली बाजी मार जाता है, मुंबई मार जाता है, इससे पहले हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, कुणाल पांड्या थे उनके पास में। तो आई फील बॉलिंग डेफिनेटली प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्गर रोल, बट उसके अलावा आपकी बैटिंग भी डेफिनेटली, जो आपकी डेप्थ होनी चाहिए वो होना बहुत जरूरी है। रौनक?
2 दिन आपने जबरदस्त तरीके से, दिन भर, तो मैं यूं कहूं कि आप वहां पे अगर ऑक्शन टेबल पे नहीं थे तो आप ऐसे टेबल पे थे जो शायद उनसे भी बेहतर तरीके से चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे, एक एक चीज डेटा के साथ। तो सबसे अच्छा आप ही बता सकते हैं इस 2 दिन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या होता है ना सैयद, अगर मुझे भी उस ऑक्शन टेबल पे आप डाल दो तो मैं वैसे ही गलतियां करूंगा जो कुछ फ्रेंचाइजीज ने की। लेकिन जो कहते हैं ना कि डिस्टेंस ब्रिंग्स पर्सपेक्टिव, थोड़ी दूर से अगर हम देखें तो सारा नजरिया साफ दिखाई देता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा अनुभव रहा है इस आईपीएल ऑक्शन का। और वसीम और गौरव और डैन बिटोरी जो हमारे इंग्लिश शो भी थे, उनसे बात करके काफी कुछ समझ में तो आया। तो मैं वसीम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो 2 टीम्स को हमें दाद देनी होगी इस ऑक्शन के बाद वो है पंजाब किंग्स, क्योंकि बहुत सारी आलोचना इनकी होती है कि बड़े पर्स के साथ आते हैं लेकिन उसका कमाल नहीं दिखा पाते, एडवांटेज खो बैठते हैं और आईपीएल उनका अच्छा नहीं जाता है। इस बार आई थिंक देव डन एन एक्सीलेंट जॉब एट द ऑक्शन। दूसरी टीम होगी लखनऊ, और लखनऊ के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इनका ऑक्शन जो है सफल रहा है, क्योंकि हमें लगा कि अगर इनका खराब भी ऑक्शन रहेगा तो नई टीम है, शायद अनुभव ना रहा होगा। और अगर आप गुजरात टाइटंस को देखें तो दैट शोज अस द अदर एक्सट्रीम। अगर आपका ऑक्शन खराब गया होगा तो यू नो व्हाट इट कैन डू। अब इससे हम कोई ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि अगर ऑक्शन अच्छा गया कि आप आईपीएल जीत जाओगे और ऑक्शन खराब गया तो नहीं जीतेंगे। लेकिन फिलहाल हम उसी असेसमेंट से कह सकते हैं कि जो 2 टीमों ने कमाल का ऑक्शन का प्रदर्शन दिखाया मेरी राय में, वो है लखनऊ और पंजाब। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर भी आज दिन भर बस इन्हीं दोनों टीमों की चर्चा चलती रही है। काफी खुश होंगे जाफर, क्योंकि इनकी बिल्कुल पिछली टीम अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा वसीम की। लेकिन वसीम, हम आपकी पिछली टीम से शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे आपकी पहली टीम से, यानी बेंगलुरु से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। इस टीम की तरफ अगर हम नजर डालें तो 22 खिलाड़ियों को इन्होंने रखा है, जिसमें 7 विदेशी खिलाड़ी हैं। और इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़े, बस हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो 4 विदेशी खिलाड़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं और दिबायन बात कर रहे थे और जो हम लोगों ने प्लेइंग 11 बनाई है, उसमें जो 4 विदेशी खिलाड़ी हमने रखे हैं वो फाफ डु प्लेसी रखे हैं, और शायद कप्तान भी इस टीम के हो सकते हैं वो। इसके अलावा विदेशी में हसंगा है श्रीलंका के, ग्लेन मैक्सवेल है जो बट ऑफ कोर्स उनको रखना ही है, और जॉश हेजलवुड। पहली प्रतिक्रिया आपसे, फिर दिबायन और रौनक के पास भी चलेंगे कि क्या ये 4 आप मानते हैं? इसके अलावा टीम की ताकत और कमजोरी क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, ये 4 डेफिनेटली एक ऑप्शन है। और एक और ऑप्शन में भी हो सकता है, शायद डेविड विली को आप देखें एज ए न्यू बॉल बॉलर, और वो आपको टॉप ऑर्डर में आप उनको खिला सकते हो, और फिर आप अपनी डेप्थ थोड़ी सी बड़ी कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर दिनेश कार्तिक ऐसे लगता है कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं है उनके पास जो उनको मैच जिता सकते हैं। उसके बाद आपको शाहबाज अहमद मिलते हैं, वनिंदु हसरंगा मिलते हैं, जो आपको मैच नहीं जिता सकते। अगर आपको 4 ओवर में 40 रन करने हैं या 2 ओवर में 30 रन करने हैं, तो शायद वो आपको डेप्थ उनसे नहीं मिलती है, तो वो मे भी ऑप्शन हो सकता है। बट अगेन, जॉश हेजलवुड जितने अच्छे बॉलर हैं, तो शायद आप उन्हीं को खिलाना चाहोगे, क्योंकि सिराज और हेजलवुड की जो पार्टनरशिप है वो वानखेड़े और मुंबई के ऊपर आईपीएल होने वाला है। तो दे कैन इजीली हर एक आप हो सकता है कि वो 3-4 मैच अपने दम पे आपको जिता दे और पावर प्ले में ही शायद आपको टॉप पर ले आए। तो अगेन, ये फैक्टर भी हमको नहीं भूलना चाहिए। रौनक, बैंगलोर की अगर बात करें सही, तो स्ट्रेंथ वीकनेस की अगर मैं फटाफट आपसे बात कर लूं तो स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग अटैक है, क्योंकि मोहम्मद सिराज को रिटेन करने के बाद अब जॉश हेजलवुड जैसे गेंदबाज शामिल हुए हैं, और हर्षल पटेल जो आई थिंक स्टैंड आउट बॉलर फिर से रह सकते हैं जिस तरह थे पर्पल कैप होल्डर पिछले आईपीएल में। हासरंगा को अगर वो अपने दिमाग से प्राइस टैग हटा दे और बिल्कुल वैसी गेंदबाजी करे जैसे T20 वर्ल्ड कप में की, तो फिर आपके पास 4 गन बॉलर वही के वही मिल गए हैं। वॉट एवर द कंडीशंस, दे शुड बी इफेक्टिव। पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन भी है ग्लेन मैक्सवेल के रूप में, तो अच्छी बॉलिंग अटैक है। वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो ये होगी कि 2 इनएक्सपीरियंस इंडियन बैटर्स को खिलाना पड़ेगा इन्हें। या तो शाहबाज अहमद को आप पिंच हिटर के तौर पे खिलाओ जिस तरह आपने पिछले साल कोशिश की, या अनुज रावत जो काफी अच्छे अमाउंट के लिए लिया उन्होंने, अनकैप प्लेयर है, दिल्ली के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हैं। किसी ना किसी को तो ऊपर डालना होगा, क्योंकि मेरी राय में वो नहीं चाहेंगे कि मैक्सवेल और कोहली और फाफ डु प्लेसी एक साथ आ जाए। पिछले आईपीएल्स में भी उनकी रणनीति रही है कि मैं मैक्सवेल, एबी, क्रिस गेल को अलग अलग थोड़ा रखूं, और एबी का जो वो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है फिल करने के लिए। तो ये एक वीकनेस होगा, कौन से 2 खिलाड़ी को पहचानना होगा और जल्द से जल्द पहचानना होगा। और विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी अगर ओपन करेंगे तो उस खिलाड़ी के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में बैटिंग करनी होगी इससे इन द मिडिल ऑर्डर।
ओवरसीज प्लेयर्स कभी कभी कहते हैं ना कि प्राइस डिक्टेट्स पोजीशन, तो अब माना कि डेविड विली बहुत ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि जॉश हेजलवुड के लिए इतनी भारी रकम उन्होंने दी है, हासरंगा के लिए भारी रकम उन्होंने दी है, तो उनको खेलना ही होगा। और उसके बावजूद फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल तो वॉक इनटू दिस टीम एनी विच वे। गौरव सुंदरामन ने हमसे ये बात कही थी कि क्योंकि हेजलवुड शायद ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में शामिल होंगे पाकिस्तान में, तो अगर वो अनअवेलेबल हो जाए तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकते हैं, जहां डेविड विली शुरुआत करे, अगर उनका प्रदर्शन अच्छा हो तो फिर वो उसी कॉम्बिनेशन से कंटिन्यू करे। लेकिन वसीम भाई ने हमारे इंग्लिश शो में कहा कि अगर आप मुंबई में खेल रहे हो तो हेजलवुड और सिराज काफी मोर देन वन ओकेजन आपकी टॉप 3 को ऐसे ही झटका देंगे। सो इट्स अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक व्हिच आई थिंक इज देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अगर वो आईपीएल में आगे जाएंगे तो वो अपने बॉलिंग के भरोसे ही आगे जाएंगे। चलिए, और जो हमारी प्लेइंग 11 है उसमें भी रौनक, हमने अनुज रावत को ही रखा है, उनको ही शुरुआत में कम से कम आगे रखा है। और जैसा आपने कहा, एग्जैक्टली यही सोच हमारी भी थी कि जब आपने भारी रकम दी है तो फिर जॉश हेजलवुड को ही आगे रखना पड़ेगा। डिवाइन कोलकाता की तरफ चले, इससे पहले थोड़ी सी आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं, आरसीबी के सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से वसीम और रौनक ने बहुत खूबसूरती से ही डाल दिए हैं। बस एक ही पॉइंट है कि उनको जो फॉरेनर का बैलेंस है वो हमेशा हर साल वो स्ट्रगल करते हैं, तो इस साल उन्हें बिल्कुल सटीक वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे रौनक ने कहा, शायद अगर शुरुआत में कुछ फॉरेन प्लेयर्स अनअवेलेबल हो तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती कुछ ऑप्शंस यूटिलाइज करने पड़ेंगे। आपको याद होगा पिछले साल भी हसरंगा उनके साइड में थे, लेकिन ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे। और दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि अगर शाहबाज अहमद और हसरंगा को हटा दे तो कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है या जो मैच विनिंग स्पिनर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी खामी हो सकती है अगर ऐसी पिच मिल जाए जहां पे स्पिन को ज्यादा मदद मिले। बेशक। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ चलिए, रुख करते हैं। कोलकाता उससे उससे पहले कप्तान पर थोड़ी सी रह गई। वसीम, कप्तान बेंगलोर का फाफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल या विराट कोहली की तरफ एक बार फिर से कोशिश करेगी टीम मैनेजमेंट की, भाई आप आ जाइए, संभालिए बागडोर? नहीं, मुझे लगता है कि शायद फाफ को देना विल बी अ सेफर ऑप्शन। मैक्सवेल हैज परफॉर्म्ड लास्ट सीजन, अच्छा परफॉर्मेंस किया है कई सालों के बाद में, तो यू डोंट वांट टू पुट हिम अंडर प्रेशर अगेन, कैप्टनशिप का प्रेशर। तो आई थिंक फाफ वुड बी अ सेफर ऑप्शन। और शायद दूसरी फ्रेंचाइज क्रिकेट जो खेलते हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वहां भी वो कैप्टनशिप करते हैं, तो इट्स अ सेफर ऑप्शन के फाफ डू प्लेसी कैप्टनशिप करें। बहुत अच्छा। और आगे बढ़ते हैं, कोलकाता की बात करें, यहाँ पर भी कप्तानी का जिक्र होगा। और हमने जो 11 रखी है उसमें मैं सुन रहा था रौनक और वसीम, आप लोगों की भी बात की, वहां पर आपने उमेश यादव को लाया था, ये कहते हुए कि भाई उमेश यादव को आखिर में लाया गया तो उनको खिलाया जाए। पर हमने शिवम मावी को रखा है, और साथ में जो कोई तेज गेंदबाज भारतीय नहीं है, क्योंकि पैट कमिंस है विदेशी। आंद्रे रसेल अगेन उनको इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि भाई आपने बहुत भारी रकम देकर रखा है। सुनील नारायण है, सैम बिलिंग्स, क्योंकि विकेट कीपर के पास आपके पास ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। शेल्डन जैक्सन को अगर आप रखें या इंद्रजीत की तरफ जाए तो उससे अच्छा है कि सैम बिलिंग्स थोड़ा सा आपको एक मजबूती प्रदान करते हैं, ऐसा हमने सोचा, इसलिए वो है। और एक और विदेशी ऑप्शन की अगर बात करें तो सैम बिलिंग्स से आंद्रे रसेल, नारायण और पैट कमिंस। जी जी हाँ, पैट कमिंस अगेन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सीरीज होगी तो शायद वो भी शुरुआत में अवेलेबल ना हो, तो अगेन उनको फिर दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा। तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद दूसरा इंडियन सीमर आपको खिलाना पड़ेगा मजबूरन, और उसके बाद में आपको इंडियन विकेट कीपर में भी एक ऑप्शन सोचना पड़ेगा। सैम बिलिंग्स अगर उसमें अगर बैठते हैं तो नाइस एंड गुड, बट अदरवाइज मुझे लगता है शेल्डन जैक्सन अच्छे प्लेयर है, परफॉर्मर है, और ही विल बी लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, बार बार मैं बोलता हूँ कि हम थोड़े से इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा नहीं देते मौका, उनको इतना रेट नहीं करते, बट आई थिंक ही इज अ फाइन प्लेयर। 8-10 साल से खेलते चले आ रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, सो आई थिंक इट्स वर्थ गिविंग हिम अ चांस। वसीम, इस टीम की कमजोरी बताएं, क्योंकि कल तक, पहले दिन तक तो शायद ऐसा लग रहा था कि ये काफी इनका जो ऑक्शन है वो बुरा जा रहा है, अच्छा नहीं, पर अब कार्ड पर खिलाड़ी भी हैं और ठीक ठाक टीम भी नजर आ रही है। भी कमजोरी और ताकत, आई थिंक अगेन थोड़ा सा मुझे लगता है एंड्रे रसेल की फिटनेस, वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस, कितना वो लोग अवेलेबल होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन मार्क। आई थिंक उसके अलावा कैप्टनशिप थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो अगेन श्रेयस अय्यर कप्तान पॉन्टिंग के अंडर और श्रेयस अय्यर कप्तान मैकैलम के अंडर, अगेन बहुत रॉ है, और शायद पॉन्टिंग के अंडर था
थोड़ा सा ज्यादा वो प्रॉस्पर हुए थे। मैकैलम थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं अपने कप्तान को, तो अगर श्रेयस अय्यर सिर्फ अपने आप पर कप्तानी करेंगे तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि काफी डिसेंट इनफ टीम है केकेआर। रौनक, लेकिन जैसा वसीम ने कहा, और चलिए कैप्टेंसी की भी बात वसीम ने कुछ हद तक क्लियर कर दी कि श्रेयस अय्यर ही है। मैं सवाल करना चाह रहा था कि क्या रहाणे भी हो सकते हैं या नहीं, पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा आप शुरू से कहते हैं कि भाई रसेल हो, नारायण हो, इनकी फिटनेस कब खेलेंगे नहीं खेलेंगे एक बड़ा सवाल है, और वेंकी पर भी कि वेंकी को आप कहां पर खिलाएंगे, कैसा खिलाएंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए आप कैसा देख रहे हैं इस टीम को रौनक? जी, हमने जब दूसरे वेंकी, जो इंपॉर्टेंट वेंकी है ना इस टीम के, वेंकी माइसोर से बात की थी, तो यही सवाल पूछा कि आंड्रे रसेल के फिटनेस पे आपने कैसे इतना भरोसा किया भाई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें दिलासा दिया, मतलब वादा किया है कि फिट रहेंगे। तो और उनपे ये एक्चुअली ये हंसी की बात या मजाक की बात नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। सीरियसली अब जितना क्रिकेट रसेल खेलते हैं, इट्स अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कि भाई आप आईपीएल के टाइम फिट रहने चाहिए। आप वेस्ट इंडीज के लिए नहीं खेलते हो, आप अपना वर्कलोड मैनेज कर सकते हो, तो रसेल हैज टू बी फिट फॉर देम। अगर रसेल फिट नहीं रहेगा तो ये टीम जो है आधी लिटरली हो जाती है। और इसी के साथ मैंने बाकी रिटेंशन के भी बारे में बात की थी एट द एंड ऑफ डे वन। अगर इसको मैं फटाफट एक एनालाइज कर लूँ आपके लिए, तो स्ट्रेंथ उनकी यही है कि फेमिलियरिटी है। कोर जो है वही कोर है जो पिछले साल फाइनल तक पहुंची थी। रसेल है, चक्रवर्ती है, वेंकटेश अय्यर है, सुनील नारायण है, नीतीश राणा है, शिवम मावी है, पैट कमिंस को भी वापस लिया है। तो ये छोटी सी फैक्टर है, जब इतने सारे नए नए प्लेयर्स नए नए फ्रेंचाइजेस पे जाएंगे, एक एडवांटेज रहेगा कि वो जो एक तालमेल का जो एक होता है, एक आइस ब्रेकर सेशन होता है, सबको अपने अपने रोल ज्यादातर पता होंगे, तो दैट आई थिंक इज अ बिग एडवांटेज फॉर देम। कंडीशन सप्लाई वही होगा कि भाई सारे के सारे फिट आ जाए और अवेलेबल रहे। वीकनेस की बात करूं तो एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन उन्होंने की है कि इंडियन कीपर की ऑप्शन रखे ही नहीं। शेल्डन जैक्सन, मैं जरूर उम्मीद करता हूं अगर उन्हें मौका मिले अच्छा खेले, लेकिन अगर वो नहीं खेले तो फिर क्या? तो क्या है आपके विकल्प? आप क्या कोई दूसरा ऑप्शन निकाल सकते थे, थोड़े और ऑप्शन अपने दे सकते थे? मेरी राय में उनको सैम बिलिंग्स को खिलाना ही पड़ेगा। और मैं एक्चुअली सैम बिलिंग्स को काफी हाईली रेट करता हूँ। सीएसके में अच्छा अनुभव रह चुका है उनका, अलग अलग फ्रेंचाइज में खेल चुके हैं। माना कि एलेक्स हेल्स जो है T20 हॉट प्रॉपर्टी माने जाते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में मुझे लगता है केकेआर आर फाइन, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेंगे ही, साथ में अगर आप सुनील नारायण को डाल दो वहां पे, नीतीश राणा को डाल दो वहां पे, आई डोंट थिंक इट मेक्स दैट मच ऑफ डिफरेंस। मैं राणे को बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, आई एम सॉरी बट नॉट इन दिस फॉर्मेट। अगर श्रेयस अय्यर इंजर हुए तो ही रहाणे के लिए जगह बनती है, जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स में बनी। सो दैट फॉर मी इज माय 4 ओवरसीज, नारायण, कमिंस, रसेल एंड बिलिंग्स। इनकी वीकनेस ये है कि इंडियन कीपर पे ज्यादा निर्भर है अभी, और अगर बिलिंग्स ना चल पाए तो क्या करेंगे? फिर बैलेंस आपको चेंज करना होगा। अगर एलेक्स हेल्स को खिलाया और अच्छे चल गए, तो फिर आप कौन से ओवरसीज प्लेयर को बाहर रखेंगे एक इंडियन एक कीपर लाने के लिए? तो ये एक इशू हो जाएगा उनके लिए। बट इफ द 11 स्टेज फिट, आई थिंक दे विल बी फाइन। जहां तक कप्तानी की बात है, श्रेयस अय्यर इज द मोस्ट लॉजिकल कैप्टन। और मैं फिर भी मानता हूँ जो भी कप्तानी करनी होगी ब्रेंडन मैकलम डगआउट से ही करेंगे। बट आई थिंक अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम अंडर ओवेन मॉर्गन और ये टीम अंडर श्रेयस अय्यर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो अगेन ये बिल्कुल सही बात उसके है, अंदर थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को और हर एक आदमी को। तो ये एक थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है। आई थिंक वसीम भाई इस साल हमें सही में पता चलेगा कि कप्तान की कितनी भूमिका होती है, कि क्या किसी को भी कप्तानी करा के वो आप फाइनल तक ले जाते हैं। बिकॉज मोर और लेस सिमिलर टीम है, एक दो पोजीशन इधर उधर गए हैं, बट इट्स नॉट लाइक दे हैव लॉस्ट अ वेरी बिग सिंगल प्लेयर। नो, कोई बाकी टीम्स को अगर आप देखो एक बहुत बड़ा पीस खो चुके हैं वो, लेकिन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को वापस लिया है उन्होंने। नीतीश राणा, पैट कमिंस और जो 4 रिटेनीज भी थे, तो उनकी कोर जो है बेटर देन मुंबई और चेन्नई भी है। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहता था। मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो एक वीकनेस रही है, उनके 4 रिटेन प्लेयर्स में 2 ओवरसीज प्लेयर्स ऑलरेडी थे। तो आप अज्यूम करेंगे कि वो हमेशा फर्स्ट 11 में दिखेंगे। और कल के जो पहले दिन में हमने देखा था ऑक्शंस में, उन्होंने शुरुआत में ही श्रेयस अय्यर और उसके बाद पैट कमिंस और फिर नीतीश राणा, तो तीनों को मिला के उन्होंने लगभग 28 करोड़ खर्च दिए थे। तो यहाँ पे उन्होंने जो फॉरेन प्लेयर्स के जो कोटा है, वहां पे 3 ऑब्वियसली पोजीशंस उन्होंने फिक्स कर ही दिए हैं। तो वहां से उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है बाकी ओवरसीज प्लेयर्स में। और ये मैं देखना चाहूंगा कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, कि ये नहीं कि पैट कमिंस को इतना पैसा दे दिया है तो जरूर खिलाएं। अगर ऐसा लग रहा है कि 11 में उनका जगह नहीं बन रहा या कोई बेटर ऑप्शन है टीम बैलेंस के लिए, तो जरूर उसको एक्सरसाइज करें। तो जैसे जैसे रौनक ने कहा, जैसे वसीम ने भी कहा कि फर्स्ट 11 अगर फिट रहे, सब फॉर्म में रहे, तो टीम के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर था उनका ऑप्शन। चलिए, लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है कि कप्तान कौन होगा।
सब तरफ से एक ही आवाज है कि भाई श्रेयस अय्यर को जब आपने 12.5 करोड़ पे मिलाया है तो कप्तान वही रहेंगे, भले ही पीछे से मैकलम रहे। आगे बढ़े और चेन्नई की बात करें, वसीम, रौनक, दिबायन, तो ऐसा लगता है कि एक फोटोकॉपी मशीन है, उसको उन्होंने खोला, वो सारे पुराने वाले डाले और फिर जब निकाले तो वही के वही पूरी टीम, हूबहू टीम नजर आ रही है। वसीम, क्या जब इतनी ज्यादा उन खिलाड़ियों के पीछे वो गए थे तो सुरेश रैना को भी रख ही देते? जी हाँ, बिल्कुल। अगर थोड़ा सा हम लोग हाँ हाइंडसाइट में अगर सोचे तो सुरेश रैना में भी बन सकते थे उस टीम के अंदर। उसके अलावा बिल्कुल शायद एक जेन्युइन फास्ट बॉलर शायद एडम मिल के अलावा शायद कोई और हो सकता था, बट अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि सारे बेसिस कवर्ड है। आई मीन मैं उनको, हम लोगों ने जैसे इंग्लिश में बात की थी कि 10 में से 9 देते हैं और मे बी 1 पॉइंट उसमें से MS धोनी की कप्तानी को देते, 10 आउट ऑफ 10 होगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक रिटेंशन जैसे ही टीम उन्होंने बनाई है, लाइक टू लाइक कवर अप लिया है। सो अगेन चेन्नई मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द टीम्स टू बीट दिस सीजन आल्सो। 4 ओवरसीज, क्या फाफ डुप्लेसी की जगह डेविन कॉनवे और मोइन अली, ड्वेन ब्रावो एंड एडम मिल? जी हाँ, शायद ये में भी कॉम्बिनेशन से वो जा सकते हैं पहले शुरुआत के मैचेस में स्पेशली। इस टीम की कमजोरी तो आपने बताया नहीं, क्योंकि है ही नहीं, पहले ही बोल दिया 10 में 9। रौनक, कमजोरी अगर निकालनी है तो निकाल ही देंगे, क्या है उसमें। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सईद के, ऐसा होना चाहिए ना। बोलते हैं हम हंसी मजाक में कि हर साल IPL इज अ टूर्नामेंट वेयर ऑल द टीम्स कम्पीट टू प्ले चेन्नई इन द फाइनल, ऐसा कुछ एक बात हो गई थी। तो इस साल तो सीधा चेन्नई को बोल देना चाहिए आप प्ले ऑफ में ही मिलो भाई, हमें, हम बाकी की पोजीशन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, स्ट्रॉन्ग टीम है। एक तरीका जज करने का ऐसा है कि जो प्लेयर्स आपने खोए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द बिग ऑक्शन, आपने उन बेसिस को कैसे कवर किया होगा। और फाफ डू प्लेसी बड़े प्लेयर थे, खोया है उन्हें, बट डेविन कॉनवे सच अ स्मार्ट बाय। न्यूजीलैंड कनेक्शन बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे, कॉनवे है, मिल्न है, मिचेल सैंटनर को वापस लिया है, तो स्टीवन फ्लेमिंग का जो अनुभव रहा है इनके साथ, आई एम श्योर हिज इन्फ्लुएंस हैज प्लेड अ बिग पार्ट, बट इट्स ऑल अ गुड इन्फ्लुएंस, अ पॉजिटिव वन। वीकनेस की अगर बात करें तो इंडियन सीम डिपार्टमेंट में अभी वीकनेस है। दीपक चहर जो जिनके इर्द गिर्द ये पूरी बॉलिंग इन्होंने बनाई है, लेकिन पिछले साल उनके पास जॉश हेजलवुड का अनुभव था, शार्दुल ठाकुर जो ऑब्वियसली वॉक इन करते हैं आपकी टीम में, उनका अनुभव था। इस बार दीपक चहर अगर आप आजू बाजू देखेंगे तो वो ब्रावो पे काफी निर्भर है। ब्रावो सारे गेम तो नहीं खेलेंगे इस उम्र में, तो वो बाकी बचे एडम मिल्न, एक इंडियन सीमर कौन रहेगा एक्स्ट्रा, क्या वो आसिफ होगा, तुषार देशपांडे होगा, तो ये एक सवाल उठता है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए तो धोनी फैक्टर आ जाता है कि कोई भी प्लेयर आप कहीं और डाल दो, अगर मैं शिवम दुबे को कोई और देख लूं या एडम मिल्न को कोई और देख लूं, मुझे लगेगा कि नहीं, ये अनप्रूवन है, ये बिल्कुल मतलब काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन धोनी के अंडर खिला लो, अचानक मैच विनर रखने लगते हैं, तो वो एक फीलिंग आ ही रहा है। सो वी नॉट ओवर डूइंग इट, इतिहास गवाह है IPL का इसके लिए। तो मैं यही मानता हूं कि जो वीकनेस भी है वो शायद धोनी अच्छी तरह उनको कवर कर पाएंगे। और जहां तक 4 ओवरसीज है, जिस तरह आपने कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉनवे, मोइन अली, ब्रावो और मिल्न। मैं मानता हूं मिल्न से शुरुआत करेंगे क्योंकि एक अटैकिंग विकल्प होंगे उनके लिए। बाय चांस अगर मिल्न के 2-3 गेम ठीक नहीं रहे तो क्रिस जॉर्डन एक डिफेंसिव ऑप्शन हो जाते हैं, डिफेंसिव बॉलर है, डेथ में डालेंगे। तो इस पे डिपेंड होगा कि डेथ बॉलिंग की स्थिति क्या है, क्या ड्वेन ब्रावो खेल रहे हैं रेगुलरली। अगर ब्रावो ना खेले और अगर ड्वेन प्रेटोरियस को खिलाना पड़े या फिर कोई ऐसा बैकअप प्लेयर जिन्होंने लिया है, अगर प्रेटोरियस नहीं तो शायद जॉर्डन ब्रावो की जगह खेले, फिर वो थोड़ी सी कॉम्बिनेशन चेंज हो जाती है। बट आई डोंट थिंक देयर आर बिग प्रॉब्लम्स इन दिस CSK टीम एट ऑल। बिल्कुल। और अगर यही इस सीजन की बात हम नहीं करते और या फिर एक बिल्कुल ये सीजन नॉर्मल रहता, चेन्नई अपने घर में भी मैच खेलता, तो मुझे लगता है दिबायन की शायद थिक्शना भी ओवरसीज ऑप्शन में वो इन कर जाते। बिल्कुल। तीक्ष्णा तो आज ही आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का T20 चल रहा था, उसमें भी कमाल कर रहे थे, आखिरी छक्का भी मारा बल्लेबाजी में। तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। तो चेन्नई के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि अनलाइक अदर सीजन, इस बार थोड़े से नए खिलाड़ी जरूर उनके टीम में आए हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत थैंकफुल हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान अभी भी बरकरार हैं। शायद उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकल रहे निरंतरता के साथ जो पहले आते थे, लेकिन उनकी कप्तानी एक बहुत बड़ी टैंजिबल फैक्टर कही जा सकती है। तो इस टीम को एक दावेदारी बनाती है सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और उनका प्रेजेंस इस टीम में। सैयद, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप को काफी, प्लीज सॉरी वसीम भाई, प्लीज सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि चेन्नई को प्रॉब्लम जब आएगी जब धोनी रिटायर करेंगे, तब उनके थिंक टैंक को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब तक MS धोनी है तब तक मुझे लगता है चिंता का विषय नहीं है।
सर मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह की टीम पिक करते रहते ना 45-50 तक भी खेल लेंगे आराम से, क्योंकि कीपिंग के लिए तो फिट है ही, और अब मतलब मैनेज कर पाएंगे, तो यू नेवर नो। लेकिन सही ये कहूंगा, सुरेश रैना की गाड़ी आप ही चला रहे हो पहले 2-3 दिन से, हर बार उनके पीछे ही पड़ते रहते हो कि क्यों नहीं लिया रैना को। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं। नहीं सरप्राइज तो बिल्कुल बेशक कोई नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि जब आप सारे उन पुराने खिलाड़ियों को जा रहे हैं, इमोशंस पे जा रहे हैं, तो भाई एक बार रैना को जी, और पिछले बार उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को भी लिया था, इमेजिन करिए। हाँ वो भी है, बिल्कुल सही बात। देयर कुड बी इंजरीज एंड देयर कुड बी रिप्लेसमेंट प्लेयर्स कॉल्ड अप, सो यू नेवर नो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चेन्नई के बाद मुंबई की बात करते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, अगर चेन्नई 4 तो मुंबई 5 बार चैंपियन है, जाहिर सी चीज आगे पीछे आ गए यहाँ पर भी। यहाँ थोड़ा सा वसीम ऐसा लगता है कि कोर बदला है। अब मुंबई बिल्कुल वो वाली मुंबई नहीं है जैसी देखी जाती थी। हालांकि बुमराह अभी भी है, पोलार्ड अभी भी है, रोहित शर्मा, ईशान किशन को उन्होंने वापस ले लिया है, पर उसके बाद भी मिडिल ऑर्डर अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा, या यूं कहें कि जिम्मेदारी और लेनी पड़ जाएगी कैरन पोलार्ड को। टिम डेविड हो सकता है, सिंगापुर के जो खिलाड़ी हैं वो वहां पर नजर भी आए। तो मुंबई को कैसे देख रहे हैं इस बार आप? जी हाँ, मुंबई डेफिनेटली उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही जितनी हम लोग पहले यूज्ड टू थे। एक तरह से जिस तरह के ऑलराउंडर्स खेलते थे, हार्दिक, कृणाल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव तो ऑब्वियसली है, लेकिन अगेन अगर ईशान किशन ऊपर खेलते हैं तो नंबर 4 पे कौन खेलेगा? अगर सूर्य कुमार यादव 3 पे खेलते हैं, प्लस टिम डेविड कहाँ पर खेलेंगे? फिनिशर का रोल पोलार्ड के बाद में और कौन होने वाला है? तो वो सारी चीजें हैं। थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा फैक्टर डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन अगेन रोहित शर्मा इज नॉट, वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि हर सीजन 500-600 रन बनाने वाले प्लेयर है। उनके साथ में क्विंटन डिकॉक होते थे, तो वो सारा फैक्टर्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैटर जरूर करेगा। बट एंड ऑफ द डे आई थिंक उन्होंने अच्छा आज आके बड़े अच्छे 22 किए हैं, अच्छी टीम फिर भी बनाई है, बट डेफिनेटली वो टीम नहीं है जो हम यूज टू हैं मुंबई को देखने के लिए। तो और एक पोलार्ड और हो चीज गए वसीम, जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और चीज वसीम कि यहाँ पर अगर आप ये देखें, ओवरसीज खिलाड़ियों की तरफ नजर डालें, जो मुंबई की आदत होती थी कि वो 1-2 ओवरसीज तेज गेंदबाज जरूर खिलाते थे, लेकिन इस बार उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें ओवरसीज मिडिल ऑर्डर या बल्लेबाज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई भारतीय ऐसा ना फिनिशर है, ना कोई मजबूत बल्लेबाज नजर आ रहा है। आपने यंग में डेवाल्ड ब्रेविस को रखा है, डैनियल सैम्स हैं फिनिशर या बॉलिंग ऑलराउंडर आप कहें, ये थोड़ा सा उनके कॉम्बिनेशन को भी बिगाड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जिस कॉम्बिनेशन के यूज टू थे, शायद उसके विपरीत उनको टीम बना के खेलना पड़ेगा। तो और डिवाल्ड ब्रेविस अगेन नए प्लेयर है, टिम डेविड बिल्कुल आईपीएल में नए प्लेयर है, तो ये सारे लोगों को यूज टू होना होगा इंडियन कंडीशंस में, तो वो अगेन क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा जोफ्रा आर्चर पे बड़ा रिस्क है कि उनकी फिटनेस क्या है। ये सीजन तो अवेलेबल है ही नहीं, बट उसके अलावा भी एक तरह से बहुत ही रिस्की प्रोपोर्शन है कि, बट अगेन बहुत टेंटलाइजिंग वो है कि बुमराह और जोफ्रा आर्चर एक लीथल कॉम्बिनेशन बनेगा अगर वो दोनों फिट हैं। तो अदरवाइज ये सीजन में मैं थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ कि वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। रौनक बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनको देख के ही कुछ ऐसा लग रहा है भड़ास निकालना है कुछ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा सर दुखने लगे क्योंकि मैंने इतनी इतनी ज्यादा बात की है, तो नॉर्मली चश्मे के बिना मैं मैनेज कर लेता हूँ वीडियो पे। लेकिन नहीं, देखिए मुंबई, एक चीज हमें सबको एक्सेप्ट करनी होगी कि 10 टीम आईपीएल में जितनी स्ट्रांग आपकी टीम 2018, 19, 20 में थी, वो 21 में या 21 में थी, 22 में वो नहीं रहेगी। और मुंबई वीक है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या नहीं है, कृणाल पांड्या नहीं है, अब काफी अच्छे कोर प्लेयर्स क्विंटन डिकॉक, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, लेकिन सारी टीम्स वीक हो चुके हैं बाय दैट लॉजिक, सो यू हैव टू जज देम अकॉर्डिंगली। मेरी राय में मुंबई इंडियंस हैज स्टिल डन इनफ टू कवर देयर बेसिस। रणनीति मतलब बदलनी ही थी उन्हें, क्योंकि हार्दिक, कृणाल जैसे खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट नहीं मिलते उन्हें। एक बार उन्हें डिसाइड कर लिया कि ईशान किशन को हमने लेना है, 4 प्लेयर रिटेन हो चुके हैं, बैलेंस पर्स कम था, तो आप वेरी अनलाइकली वो प्लेयर्स को ले पाते जो इनकी रोल फिल कर पाते। तो उन्होंने चेंज किया रणनीति। ईशान किशन आई हैव नो डाउट ओपन करेंगे, क्योंकि अगर उनको अपनी पिछली वाली रणनीति को अपनाना होता तो ओवरसीज बैटर्स को खरीदते हैं इस ऑक्शन में, उन्होंने नहीं खरीदा है। उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई डिफिकल्ट पोजीशन है मिडिल ऑर्डर, मैं नहीं लूंगा कोई इंडियन को उसमें,
और मैं डाल दूंगा सारे अनुभवी एक्सपीरियंस प्लेयर्स। तो कायरन पोलार्ड को डाल दो, टिम डेविड को डाल दो, डेविल ब्रेविस हिट और मिस है, शायद पहले खिला ले और देखे कि ये हिट हो पाएंगे या नहीं। बट दैट आई थिंक इज द चेंज इन टैक्टिक्स। अब भी खिलाएंगे ओवरसीज सीमर को सईद, जो उनकी रणनीति रही है अलॉन्ग विद बुमराह। मेरी राय में डैनियल सैम्स और टेमाल मिल्स में से एक ही खेलेगा। So I think that is the same thing. Jaydev Unadkat as an Indian seamer, I think may do well at Mumbai Indians with working with Zaid Khan. So शायद we'll see the best of Unadkat there. Not a weak team at all because बहुत उनकी strength ये है कि सबसे ज्यादा मैच विनर इसी टीम में आपको मिलेंगे। You already had 4 retained, ईशान किशन 5 बन गए। So you've got 5 मैच विनर्स in a team जो हर टीम में आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीकनेस उनकी ये है कि काफी सारे जो उनकी बॉलर्स है स्पेशलिस्ट, बेस्ट बॉलर वो ओवरसीज ऑप्शंस में टिमाल मिल्स है जो बैटिंग नहीं करते, यानी कि मिल्स, उनाटकर, जसप्रीत बुमराह और मुर्गन अश्विन। आपके 8, 9, 10, 11 थोड़े हल्के हैं, पर ये उनकी पहले भी प्रॉब्लम रह चुकी है, इसलिए कुल्टरनाइल को उन्होंने आगे खिलाया। तो ये एक इशू फिर से हो सकता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि दे विल पैक द मिडल ऑर्डर और ब्रेविस को भी खिलाएंगे। और जहां तक ओवरसीज का है उसी जवाब मैंने दे दिया है। पोलार्ड, ब्रेविस, टिम डेविड, इतनी बड़ी रकम दी है तो खिलाएंगे ही उन्हें। और आई वुड प्ले Timal Mills for his bowling, but I understand if they play Sams क्योंकि उनको एक all-round जरा एक balance और stability चाहिए। I still think they've done more than enough to make the playoffs। और एक बार अगर आप playoff में आ गए 10 टीम वाले ऑप्शन में, फिर अचानक मुंबई इंडियंस कुछ और ही नजर आएगी। देखिए मैं इसी में ऐड करूंगा और हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ रौनक से। और इस लिहाज में ये कहूंगा कि मुंबई इंडियंस के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि बहुत स्ट्रांग है एनालिटिक्स में, और ये इनकी स्काउटिंग प्रोसेस जो है वो शायद आईपीएल में किसी भी टीम से बेहतर है। तो अगर इन्होंने तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी पे निवेश किया है तो वो उनको कॉन्फिडेंस देंगे, जरूर खिलाएंगे। और उन्होंने इनफ स्काउटिंग की होगी उनकी प्रतिभा जानने के लिए, तो जरूर डिफाइंड रोल्स होंगे सबके लिए। हाँ बस एक चीज कही जा सकती है, क्योंकि एक न्यू लुक मुंबई इंडियंस है तो जो उनके साथ हर सीजन होता है, शुरुआत थोड़ी सी स्लो हो सकती है लेकिन उसके बाद ये रफ्तार पकड़ लेगी ये टीम। और चूंकि 10 टीमों का आईपीएल है तो उनके पास पर्याप्त नंबर ऑफ मैचेस होंगे वापस आने के लिए। तिलक वर्मा, संजय यादव, ये 2 डोमेस्टिक प्लेयर्स पे नजर रखिए, तिलक वर्मा, संजय यादव, क्योंकि सिमिलर रोल करेंगे जो कृणाल पांड्या, नॉट हार्दिक बट सर्टेनली जो मिडिल ऑर्डर जो खोया है उन्होंने, शायद एक आध कोई मुंबई इंडियंस का वो एक हीरा जो हम कहते हैं इस बार नजर आ जाए। बिल्कुल, देवान बोल रहे थे कि बैड स्टार्टर है मुंबई, और जाहिर सी चीज है जब 8 टीमों के आईपीएल में लगातार 5 मैच हारने के बाद ये टीम जीत सकती है, तो इस बार 10 टीम है, हो सकता है कि 6-7 हारने के बाद भी जीते और हो सकता है लगातार जीते भी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज हम जरूर सोचेंगे, अगली जो टीम है वो पंजाब किंग्स है। वसीम आपके पास हम आए, उससे पहले मैं जाना चाहूंगा रौनक के पास। वो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वो इसलिए उनके पास जाना चाह रहा हूं क्योंकि जब प्रीव्यू शो हो रहा था वसीम, आप नहीं थे उसमें, और उस प्रीव्यू शो में रौनक ने कहा था कि भाई इनके पास 72 करोड़ पर्स में जरूर है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होगी, टीम कैसी बनेगी, ये 100 करोड़ का सवाल है। पर लगता है रौनक वो शो जरूर देख लिया, अनिल कुंबले ने देख लिया और उन्होंने आपको जवाब दे दिया है। सही है। देखिए मुझे उस समय वसीम भाई ने नहीं बताया कि वो जो 2 साल से कह रहे थे पंजाब को, आखिर उन्होंने मान ही लिया उनकी बात। तो अब अगर पहले बोल देते मुझे कि जो सेंसिबल रणनीति थी वसीम भाई ने जाके कह दी अनिल कुंबले से, तो अगर पहले मुझे कहते तो मैं कह दूंगा इस बार पंजाब विल हैव अ ग्रेट ऑप्शन, लेकिन वसीम जी ने मुझे नहीं कहा ये। एनीवे, इन ऑल सीरियसनेस एक्सीलेंट ऑप्शन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर पंजाब, क्योंकि काफी क्रिटिसिज्म उनकी तरफ हम देते हैं हर साल, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की है। काफी गहराई तक ऑप्शन में उनके पास पर्स एडवांटेज था, डे 1 पे भी और डे 2 पे भी, और उस एडवांटेज को उन्होंने बरकरार रखा। तभी प्लेयर्स जैसे ओडेन स्मिथ और लियम लिविंगस्टन भी आ गए, और पहले दिन पे धवन और रबाडा जैसे भी प्लेयर्स आ गए, तो दोनों दिन पे दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने ऐसी टीम ली है जो इस साल आईपीएल जीत सकती है। ऐसे नहीं कि कुछ प्लेयर्स है जो 1-2 साल में सेटल होने लगेंगे। इतने अनुभवी प्लेयर्स है, शिखर धवन, कगिसो रबाडा, के you know they can easily win you the IPL this year itself। माना कि लिविंगस्टन और ओडेन स्मिथ अननोन फैक्टर्स है, लेकिन दे कवर सो मेनी बेसिस अलॉन्ग विद शाहरुख खान। वीकनेस अगर इनकी मैं कोई बात कहूँ तो यही होगी कि मोहम्मद शमी जो उन्होंने खोया है, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सीमर, शायद ओपनिंग बॉलिंग में एक आध सवाल उठ सकता है क्योंकि रबाडा नहीं डालते हैं पावर प्ले में ज्यादातर। T20 के आंकड़े उनके अगर देखे तो उनको बाहर ही निकाल के यूज करते हैं कप्तान, क्योंकि इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और अर्शदीप सिंह भी डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट ही मानते हो, तो शायद उसमें एक इशू हो सकता है, बट इट्स निट पिकिंग रियली। आई थिंक देव गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड। काफी विकल्प है, अगर लिविंगस्टन और ओडेन स्मिथ खेले और
कमाल कर दिखाए तो अच्छी बात है, अगर ना खेले तो अच्छे विकल्प रिजर्व्स में भी उनके पास है, एंड इट्स अ स्ट्रेट टॉप 4 in the overseas. Bairstow and Rabada along with Livingston and Oden Smith, and top 3 is just phenomenal. Mayank Agarwal, Shikhar Dhawan और जॉनी बेस्टो ज्यादा हेवी लिफ्टिंग वही करेंगे, इसलिए प्लेयर्स लाइक लिविंगस्टन, ओडेन स्मिथ और शाहरुख खान का सफल होना ज्यादा हो सकता है चांसेस, क्योंकि उनके पहले ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो लगातार 10 for 3 20 for 3 में आपको ले आएंगे। मेरी राय में जो प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में अनटेस्टेड है उनको अपनी परफेक्ट सिचुएशन में खेलने का ज्यादा मौका मिलेगा, बिकॉज देव गॉट सच अ सॉलिड टॉप ऑर्डर। सो फुल मार्क्स टू पंजाब, आई होप दे हैव अ गुड आईपीएल। बिल्कुल, और रौनक ने जो खिलाड़ियों की बात की, प्लेइंग 11 की बात की, एग्जैक्टली यही प्लेइंग 11 हमने भी चुनी, वही 4 खिलाड़ियों ओवरसीज वाले को भी चुना। और वसीम में कुछ देर पहले मैंने बोल दिया कि प्रीव्यू में आप नहीं थे, लेकिन अचानक से स्ट्राइक किया कि उस प्रीव्यू में आप भी मौजूद थे, जो हम लोग लगातार वो चर्चा और बात कर रहे थे। तो और अनिल कुंबले भी कुछ देर पहले इंग्लिश शो में भी जुड़े और उन्होंने किस तरीके से एक्साइटमेंट दिखाया वो भी अच्छा लगा। आप कैसे देख रहे हैं और कितना ज्यादा आप खुश भी हैं, क्योंकि वो चेहरे पर आपकी खुशी थोड़ी सी झलक रही है वसीम? नहीं, बहुत अच्छा आईपीएल मतलब ऑक्शन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार जो हमारी टीम थी जो लास्ट 2 साल में थे, वो टॉप ऑर्डर में जो थे वो बॉलिंग नहीं कर पाते थे, बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पाते थे। नंबर 6-7 में ऑलवेज मतलब हरप्रीत बरार को कभी खेलना पड़ रहा है, इवन मोहम्मद शामी एट टाइम्स है बैटेड 7-8। तो वो सारी सिचुएशन आ गई थी। तो मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ताबड़तोड़ डेफिनेटली टीम बनाई है, वो सारी गलतियों को कवर किया है। इवन जो मुझे लगता है कि जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे प्लेयर हैं कि जो खेल सकते हैं, अगर आप उनको डालोगे। वैभव अरोरा, अथर्व ताइडे, प्रभ सिमरन सिंह, जितेश शर्मा, ये सारे प्लेयर खेल सकते हैं। अगर कोई प्लेयर आपका इंजर्ड हो जाए तो मुझे लगता है कि ये भी इस चीज पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। खाली अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो प्रोबेबली कैप्टनशिप, शायद मेरे हिसाब से वो एक चीज को मैं थोड़ा वो करूंगा कि मयंक अग्रवाल एज अ कैप्टन अननोन क्वांटिटी है। अगेन बहुत आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर वो उनका अगर बैटिंग अगर अफेक्ट हो गया तो क्या होगा। जिस तरह से केएल राहुल ने रिस्पॉन्ड किया था कैप्टनशिप में, उनकी बैटिंग बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई। तो आई होप इट हैपेंस द सेम टू मयंक। अदरवाइज बहुत सारे विकल्प नहीं है उनके पास। शिखर धवन है डेफिनेटली, बट ही इज नॉट डन रियली ग्रेट एज अ कैप्टन, तो दैट इज समथिंग। और T20 क्रिकेट में कैप्टन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो टीमें ज्यादा जीती हैं वो हमको सबको पता है कि रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, यू नो हाउ गुड दे आर एज अ कैप्टन। सो वो बहुत बड़ा मुझे लगता है रोल है। जो भी मुझे ऐसा लगता है टीम को देख के कि मयंक अग्रवाल की तरफ शायद दिए जाने वाली है कप्तानी, तो वो कैसे कप्तानी करते हैं तो वो बहुत मुझे लगता है मैटर करता है। मैं एक और चीज Right. इसमें ऐड कर देता हूँ। एक और बहुत बड़ा सवाल होगा अगर आप इनके मिडिल ऑर्डर को देखें तो ऑब्वियसली बहुत उसमें फायर पावर है, क्योंकि बेयरस्टो है, लिविंगस्टन है, शाहरुख खान है, उसके बाद ओडीन स्मिथ भी आएंगे, लेकिन सबको अपने सही पोजीशन पे खिलाना पड़ेगा। तो उसके वजह से अगर किसी भारतीय बल्लेबाज को खिलाना पड़े तो किसको रोल दिया जाएगा, और उसमें क्या राज बावा को मौका मिल सकता है? क्योंकि हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप में जरूर देखा बहुत जबरदस्त बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं, लेकिन क्या आईपीएल में आके तुरंत वो अपने परफॉर्मेंसेस उस तरीके से दे पाएंगे? लेकिन एक चीज अच्छी है कि उनके आसपास सारे पावर हिटर्स हैं, तो वो थोड़ी सी फेयरलेस क्रिकेट शुरुआत से ही खेल सकते हैं अगर उन्हें मौका दिया जाए। बिल्कुल, और जैसा वसीम ने कहा देवायन की जो बैकअप है प्रभ सिमरन भी वैसा ही है, उनकी भी शैली बड़ी अटैकिंग क्रिकेट की जानी जाती है, और हमारे प्लेइंग 11 में तो उन्होंने जगह बनाई है वसीम। हमने प्रभ सिमरन को रखा है 11 में, शुरुआती 11 में। लेट्स सी आगे क्या होता है। दिल्ली की तरफ बढ़े, और दिल्ली भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली की टीम की तरफ अगर आप नजर डालें तो बड़ी स्मार्ट टीम नजर आ रही है। यहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर, फिनिशर्स, तेज गेंदबाज, रिटेंशन भी इनका ठीक अच्छा था। तो क्या दिल्ली को कैसे देख रहे हैं और कहां पर वो कमजोरी या ताकत अपने 4 ओवरसीज वसीम? 4 ओवरसीज तो डेफिनेटली डेविड वार्नर मेरे हिसाब से वो हैं। उसके अलावा मुस्तफा नॉर्किया है, डेफिनेटली नॉर्किया एक होंगे। आई डोंट नो, उसके अलावा मिचेल मार्श तो होंगे ही वसीम, मिचेल मार्श, जी हाँ मिचेल मार्श, जो हम लोगों ने शायद इंग्लिश में मेरे ख्याल से डिस्कस किया था। उनकी 6 और 7 की जो पोजीशन है वहां पर आपको ललित यादव मिलते हैं। मिचेल मार्श शायद अपनी पोजीशन पे खेले या फिर उनको नीचे खिलाना पड़ जाए, उस वजह से जो पावर हमको चाहिए होती है 5, 6, 7 पे। उसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि
डेफिनेटली उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। थोड़ी बैकअप्स डेफिनेटली वीक हैं। उसके अलावा अगर उनके टॉप 11 में से अगेन कोई इंजरी होती है या कोई अनअवेलेबिलिटी होती है तो उतनी अच्छी बैकअप्स नहीं मुझे स्क्वाड में दिखाई देती है। तो थोड़ा सा ये चीज लगता है। पंत में भी अगेन वो एक चीज हो सकती है कि पंत 4 की जगह 5 पे खेले, क्योंकि 5, 6, 7 जैसे हमने कहा कि बहुत मैटर करता है। तो नंबर 3 पे किसी और वसीम यहाँ पर भी लाइक टू लाइक वाली चीज दिल्ली ने दिखाई है। अगर आप देखें मार्कस स्टोइनिस की जगह मिचेल मार्श की तरफ गए और हिटमायर की जगह पॉवेल की तरफ भी गए, रोवन पॉवेल की तरफ। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा बैलेंस्ड अटैक है, बैलेंस टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो 6 और 7 की पोजीशन वो थोड़ी सी वीक है। तो ऊपर के लोगों को डेफिनेटली काम करना होगा। बॉलिंग अटैक डिसेंट है, बट डेफिनेटली जो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें जिस तरह की दिल्ली टीम थी उतनी स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली नहीं लग रही है दिल्ली टीम। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर आप पिछले साल देखें तो या पिछले दोनों सीजन्स में उनकी एक काबिलियत थी कि कोई भी लो स्कोर को भी डिफेंड कर लेते थे, क्योंकि इतनी अग्रेसिव बॉलिंग लाइनअप थी। अगर आप देखें नौके, रबाडा, साथ में आवेश खान थे, आर अश्विन हुआ करते थे, अमित मिश्रा कई बार खेल चुके हैं, अक्षर पटेल, तो 6 गेंदबाज आपको वहीं पे मिल गए। ऊपर से मार्कस स्टोइनिस भी गेंदबाजी कर लेते थे। तो इस बार वो चीज नहीं है। हाँ, चेतन साकरिया हैं, खलील अहमद हैं, लेकिन पेस में काफी कमी वहां पे आ गई है। और जो स्पिन की क्वालिटी है वो जरूर इफेक्ट हुई है इस बार के मेगा ऑक्शन में। तो वो उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली बल्लेबाजी बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं हुई है। रौनक, मैं वही चीज पूछना चाह रहा था जो दिव्यांग जहां पर आ भी गए कि अमित मिश्रा नहीं है, लेकिन उसकी जगह इन्होंने कुलदीप यादव को लिया है। तो क्या कुलदीप यादव शुरुआती 11 में आपको दिखेंगे अक्षर पटेल के साथ? इनकी 11 जो है सैयद आसानी से नहीं बनती है, और इसी मतलब यही एक हमारा पहला पॉइंट होगा कि शायद दिल्ली की ऑप्शन इतनी अच्छी नहीं रही है जितना हम सोचते हैं। रिटेन प्लेयर्स तगड़े हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, और डेविड वार्नर का शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है इसमें, क्योंकि मेरे ख्याल से नए जोश नए जलवे के साथ आएंगे डेविड वार्नर, ये दिखाने के भाई मैं अब भी मैं मुझ में काफी कुछ बाकी है। क्रिस गेल जिस तरह उनकी ईगो को लग के वो नए फ्रेंचाइज पे जाके कमाल किया था उन्होंने, आई थिंक डेविड वार्नर इज far better place in his career than Chris Gayle was. So I think that's a big plus कि धवन गया है और वार्नर आया है, that is a big plus. लेकिन बाकी के लाइक फॉर लाइक मैं नहीं मानता उन्होंने रिप्लेस किए हैं। मार्कस स्टोइनिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल की भूमिका की निभाई थी 2020 में, जब मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग की, सफलता से बैटिंग की और बॉलिंग भी की। मिचेल मार्श का आज तक अच्छा आईपीएल नहीं रहा है। आप उम्मीद कर रहे हो कि जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं दिल्ली के लिए खेलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको खिलाना पड़ेगा उन्हें टॉप 4 में। अगर खिलाओगे टॉप 4 में तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, जो आप और वसीम ने अभी अभी बात की। तो वो एक काफी सारे इश्यूज है यहाँ पे। मिडिल ऑर्डर का इशू है, बॉलिंग की इशू बहुत ही अच्छी तरह दिबायन ने बताई है, बिल्कुल सही है। इस बार वो फेयर फैक्टर नहीं है। रबाडा पहले, फिर नौके पहले, फिर रबाडा, उसके साथ साथ आवेश खान इतने अच्छे फॉर्म में, अश्विन जो अच्छे, और अक्षर पटेल को तो मैं अश्विन से ज्यादा रेट करता हूँ T20 आईपीएल बॉलर, आईपीएल बॉलर। तो सवाल बहुत है यहाँ पे, इतनी आसानी से नहीं कहूंगा दिल्ली का अच्छा ऑप्शन रहा है, बट लाइक आई सेड एवरी टीम इज वीकेंड, सो मे बी दिल्ली आल्सो इज। मैच विनर तो है ही, ऋषभ पंत है, पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर है। कुलदीप यादव को मैं समझता हूं वो मौका देंगे, और शुरू में उन्हें 3-4 गेम तो खिलाएंगे ही, और उसके बाद बस यही है कि क्या कुलदीप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए कि वो पूरे सीजन खेलते रहे। अगर वो नहीं ऐसे खेल पाए तो फिर उनके डिफेंसिव ऑप्शंस काफी है, खलील अहमद है, चेतन साकरिया है। मैं मानता हूँ अ गुड मूव वुड बी टू प्ले एज मेनी ऑलराउंडर्स, क्योंकि आपके बॉलर्स इतने तगड़े अब नहीं है। तो शार्दुल ठाकुर भी कुछ दिन पे शायद 4 ओवर ना दे पाए आपको, तो फिर आपको ललित यादव को खिलाना चाहिए। मिचेल मार्श के फिटनेस पे सवाल उठेंगे, बट ही शुड बी इन अ पोजीशन टू बॉल। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑलराउंड ऑप्शंस खिला लो तो शायद कप्तानी पे थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगी। So that for me is a key. They have a lot of questions. और जहां तक ओवरसीज प्लेयर्स का सवाल है, भाई वार्नर, मार्श, नौके तो वॉक इन फिट एंड अवेलेबल, एंड रोवमन पावल को मैं मानता हूं मौका देंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे सवाल उठ रहे हैं, और रोवमन पावल को खास मेरी राय में उसी के लिए लिया गया है, शिमरॉन हेटमायर के रोल के लिए। पर अगली जो टीम है वहां पर कोई भी सवाल नहीं उठ रहा है। वो बड़ी जबरदस्त और तगड़ी टीम नजर आ रही है, कम से कम कागज पर तो, लखनऊ सुपर जायंट्स। और यहाँ वसीम इस टीम में अगर आप देखें तो एक दल की बात अगर हम करें, पूरे स्क्वाड की बात करें, तो 21 खिलाड़ियों को इन्होंने लिया है, 25 को लिया भी नहीं है। उसके बावजूद बैलेंस टीम।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन गया जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। बहुत ऑलराउंडर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, डेप्थ है, बैटिंग में भी काफी डेप्थ है, फॉरेनर्स बड़े अच्छे लिए हैं, इंडियन ऑप्शंस काफी है। तो ओवरऑल आई फील पंजाब के साथ साथ शायद लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम है जो हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली कैसे वो खेले वो अलग चीज है, बट ऐसे लगता है कि ये प्ले ऑफ्स और आगे जाने वाली टीम है। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया टीम बनाई है। कोई कमजोरी तो नहीं है जैसा शुरुआत में भी हमने कहा, लेकिन अगर कुछ ऐसा देखा जाए और 4 ओवर सीरीज शुरुआत में, क्या श्रीलंका के दुष्मंता चमीरा आप देख रहे हैं शुरुआत में? डेफिनेटली क्विंटन डिकॉक तो खेलेंगे ही, जेसन होल्डर, मार्कस स्टोइनिस, मार्क वुड, मेरे हिसाब से ये शायद 4 आपके ओवरसीज विकल्प हो सकते हैं शुरुआत में। उसके बाद में तो जैसे मैचेस होते हैं तो आप सोचेंगे, बट मुझे लगता है कि ये पहले 4 फॉरेनर्स शायद खेलेंगे। रौनक भाई अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन रहा है, लेकिन ये तो नहीं कहूंगा कि वीकनेस नहीं है इस टीम में सहित। बाकी टीमों से ज्यादा बेसिस कवर्ड है, तो शायद इतने वीकनेस नहीं है जितने कुछ और टीम्स के होंगे जो हमने डिस्कस किया या डिस्कस करेंगे आगे जाके। शुरुआत बहुत ही अच्छी की उन्होंने और बहुत ही बेसिस कवर्ड है इनके, तो ये एक स्ट्रेंथ है उनकी कि बहुत सारे विकल्प है इनके पास। कभी कभी ये कंफ्यूज भी कर लेता है मैनेजमेंट को। केएल राहुल अब भी अनप्रूवन कैप्टन है आईपीएल में, तो क्या वो इस तरह की रणनीति दिखा पाए, लीडरशिप दिखा पाए, टैक्टिकल सेंस दिखा पाए कि भाई ये सारे प्लेयर्स को एकदम सही मायने में वो इस्तेमाल करे और अच्छी 11 पिक करे। गौतम गंभीर भी शामिल है उनपे, हम तो उनकी बड़ी इज्जत रखते हैं आईपीएल का सवाल जब उठता है। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग, दैट द स्ट्रेंथ इज दैट देव गॉट लॉट ऑफ बेसिस कवर्ड। वीकनेस में मैं ये कहूंगा कि मार्क वुड पे इतने पैसे डाले उन्होंने, थोड़ा सा मैं सरप्राइज था, क्योंकि वुड एक ऐसे खिलाड़ी है जो आईपीएल में अनप्रूवन है, उनकी फिटनेस पे भी सवाल उठते हैं। और इस आईपीएल में तो आपको ज्यादा मैचेस भी खेलने होंगे। क्या दुष्मंत चमीरा गुड इनफ रिजर्व ऑप्शन है, ये वक्त ही बताएगा। रेट तो हम उसे हाई करते ही है, लेकिन अगेन समबडी हु इज नॉट बीन प्रूवन इन द आईपीएल। उनके ऑप्शंस पिक देमसेल्व्स। डिकॉक वाज एब्सोल्यूट स्टील, और केएल राहुल को कीपिंग से भी छुटकारा मिल सकता है। वो दिल खोल के फील्डिंग कर सकते हैं या फिर कैप्टनसी कर सकते हैं, एक और चीज पे उनको ध्यान नहीं देना होगा। बट या सर्टेनली डिकॉक, स्टोइनिस, जेसन होल्डर, मार्क वुड, ये तो मतलब ऑलराउंडर के हेडक्वार्टर है। इतने सारे विकल्प है इनके कि मार्क वुड को आप खिला भी लो और 2 ओवर अच्छे निकाल दो, क्या क्या फर्क पड़ता है कितने दिन पे उनको 4 ओवर डालने की जरूरत भी ना पड़े। दीपक हुडा है, कृणाल पांड्या है, जेसन होल्डर है, मार्कस स्टोइनिस है, इतने सारे विकल्प है। हाँ, लेकिन एक चीज वसीम से मैंने कहा कि एक और वीकनेस हो सकती है कि कृणाल पांड्या और दीपक हुडा 4 और 5 या 5 या 6 पे 7 बल्लेबाजी काफी करेंगे, तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे टकरा जाए या फिर एक को बुला के आधे रास्ते पे ऐसे छोड़ दे। अगर ये नादानी ना करे तो इस टीम में अनबन ना हो, तो ये स्ट्रॉन्ग टीम है ही। लेकिन गौतम गंभीर को चाहिए थोड़ी सी लड़ाई, ताकि वो जाके रेफरी बन जाए, तो शायद इस टीम में उनको ज्यादा काम होगा करने। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट टीम ऑन ऑल ऑनेस्टी। कप्तानी बहुत बड़ी बात है। अगर आप कप्तान के अगर राहुल इनके इस अच्छी टीम के साथ जीत पाए, देन आई थिंक इट्स इनफैक्ट मोर प्रेशर ऑन हिम, क्योंकि ये अच्छी टीम है। सो इफ दे डोंट डू वेल, कप्तानी पे सवाल जरूर उठेंगे। दिव्यान, एनीथिंग टू ऐड? इनका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज होगा इनका फर्स्ट 11 फाइनलाइज करना, क्योंकि जैसे रौनक ने भी कहा कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, तो आपको बिल्कुल सही बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन अटैक एंड डिफेंस, गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी। एक नाम जो एक और ऐड होता है वो है कृष्णप्पा गौतम। वो भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और साथ साथ ये भी कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं अट्रैक्टिव प्रोपोजिशंस हैं, लेकिन कई बार अगर किसी वजह से अवेलेबल ना हो तो उनकी जगह कौन आएगा और किस तरीके से उसे जगल अराउंड करेंगे, तो वो एक चुनौती बन सकती है। लेकिन वैसे टीम अच्छी है, अगर पोटेंशियल पे खेले, अगर राहुल अच्छी कप्तानी करे, खासकर अच्छी बल्लेबाजी करे, तो जरूर प्लेऑफ्स के लिए प्रबल दावेदार। और सैयद 21 की स्क्वाड तो है ही, लेकिन वो इसलिए भी है क्योंकि 90 के 90 करोड़ सिर्फ इन्होंने खर्च किए हैं। सारे टीम्स थोड़ा सा छुट्टे पैसे लेके वापस गए थे। कुछ फ्रेंचाइजीज ने 10 पंजाब में तो 3 करोड़ बचा लिया। बिल्कुल, पंजाब में 3 है, आरसीबी में 1.5 है, चेन्नई में 2 या 2.5 है, और मुंबई हैदराबाद में 10-10 लाके। लखनऊ ने 90 के 90 करोड़, एक भी रुपया नहीं छोड़ा। तो मतलब इसलिए 21 से ज्यादा नहीं बन पाए। चलिए राजस्थान की बात करें। इस टीम ने भी देखिए 24 खिलाड़ियों को रखा है, 8 विदेशी खिलाड़ियों को रखा है, लेकिन इसके बाद भी वसीम ऐसा लगता है कि जो इनकी 11 है वो बैलेंस नजर नहीं आ रहा है। मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें, अगर आप पे, हाँ गेंदबाजी में कुछ ऑप्शन जरूर है, पर मिडिल ऑर्डर में ऐसा लगता है कि भाई ये फिर से वही करुण नायर की तरफ आपको लास्ट में जाना पड़ा, बिल्कुल लास्ट में, आखिर में करुण नायर को भी वो लेकर चले आए।
रियान पराग, माफ कीजिएगा, रियान पराग इस टीम में है। तो ये किस तरीके से इसका सिलेक्शन किया इन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्गर है राजस्थान की कंपेयर टू देयर बैटिंग। देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, बटलर और मेरे ख्याल से संजू सैमसन, इनके ऊपर डेफिनेटली बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगेन अगर बटलर ओपन करते हैं तो पडिक्कल कहाँ खेलेंगे, यशस्वी कहाँ खेलेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन अगेन एक बिठाना बहुत जरूरी है। टॉप ऑर्डर के सारे जो बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं करते हैं, टेल बहुत लंबी होने वाली है इनकी, तो ये सारी मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम इनके साथ होने वाली है। प्लस वो जो तो बीच बच की गए वसीम, आखिर में जिम्मी नेशम को लेकर ये आ गए। अगर जिम्मी नेशम को नहीं लेते तो सच में वो तो जो टेल बोल रहा है वो नंबर 5 से शुरू हो जाती। जी हाँ, बिल्कुल। तो और अश्विन हो सकता है कि नंबर 7 पे बैटिंग करे, जो कि इंडिया के लिए शायद टेस्ट मैच में कभी कभी हो सकता है, बट आईपीएल में तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। तो टेल बहुत लंबी होने वाली है। ऊपर से अगर संजू सैमसन और बटलर ने अगर रन नहीं बनाए तो बड़ी दुविधा में आने वाली है। तो शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, पहले दिन बड़ा अच्छा ऑक्शन गया था, बट वापस से सेकेंड डे में आके उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया, और जहां पे हम हमेशा पाते थे राजस्थान रॉयल को, वहीं पे पा रहे हैं। अब देखना है कि वो खेलते कैसा है। टीम तो बहुत सारी बात अलग है, लेकिन ग्राउंड पे कैसा खेलते हैं ये देखना होगा। बट डिसअपॉइंटिंग, आई फील के इतनी एक्सपीरियंस टीम इतने सालों से खेल रही है, तो ऐसे लगता है कि बड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं गया इनके लिए। रौनक, बिल्कुल। जिमी नेशम सही में अगर आप नहीं आते एंड में, सैयद, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं जिस तरह की ओपनिंग कमेंट रहती है ना हमारे एक्सपर्ट की, वसीम की, हमारी भी, किसी भी, आप इमीडिएटली अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम तगड़ी है और कौन सी टीम हल्की है, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द ऑप्शन। और ये जो मैंने इंग्लिश शो में भी कहा ना, ऐसे कई कई बच्चे होंगे आईसीएसई वाले मेरी तरह जो लास्ट मिनट, मतलब एग्जाम के बिल्कुल 1 घंटे पहले ही अपना सिलेबस खत्म करते हैं, और शायद तभी 2-3 पेज छूट जाते हैं, ऐसे ऐसे देखना पड़ता है, और जो भी बच्चा कुछ है ज्ञान अंदर ले लेते हैं और चले जाते हैं। ये मतलब ये जीता जागता सबूत है ये ऑक्शन, कि अगर आपकी पूरी ऑक्शन गड़बड़ से हो गई तो क्या होता है। फिर ऐसी बात होती है कि जो तीसरा एक्सेलरेटेड राउंड होता है, जहां पे ऑक्शनियर टीम्स को सिर्फ 2 ऑप्शन देता है कि आप 2 नाम हमें दो, आप उस टाइम जाके 4 प्लेयर ले लेते हो, यानी 2 तो आप किसी और पर निर्भर थे कि प्लीज भाई मेरे 2 ले देना, मुझे इन दोनों प्लेयर भी चाहिए। तो इतनी खराब ऑक्शन रही होगी इनकी कि मैं कैसे, मतलब समझ में नहीं आता है। अभी ये नहीं कहता है कि वो आगे जाके 8वें नंबर 10वें नंबर पे ही फिनिश करेंगे, लेकिन हम कह रहे थे अप अंटिल लंच टाइम ऑन डे 2 कि इनके पास ऑलराउंडर नहीं है, बैलेंस खराब है, बॉलर्स बहुत तगड़े हैं लेकिन उनसे बल्लेबाजी नहीं होती, बल्लेबाज बहुत तगड़े हैं, उनसे गेंदबाजी नहीं होती। तो इतने सारे इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। आई थिंक डे 1 पे इतनी अच्छी शुरुआत की कि शायद थोड़े कंप्लेसेंट हो गए, और ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने लिया, आर अश्विन को उन्होंने लिया, अच्छे प्लेयर्स काफी उन्होंने लिए, हेटमायर को भी लिया। तो आई थॉट दे फेल्ट लाइक नहीं, अच्छी हमारी टीम बन गई। पडिक्कल को लिया जो बड़े प्लेयर थे उनके लिए। तो मुझे लगा इतने स्मार्ट है कि अगर बटलर की गैर मौजूदगी में भी ओपनिंग पे कोई सवाल नहीं उठेगा, पडिक्कल और यशस्वी है। तो मुझे लगा इतने अच्छी तरह से शुरुआत की, फिर पता नहीं क्या हो गया। और अब रियान पराग के भरोसे फिर से आ गए राजस्थान, जो लास्ट ईयर उन्होंने खुद निकाल दिया था उनको टीम से, अभी 3-3.5 करोड़ के लिए वापस ले लिया उन्हें। आई कांट मेक सेंस ऑफ दिस टीम, बहुत सारे सवाल उठते हैं। नीशम, कुल्टरनाइल और डैरिल मिचेल में से किसी ना किसी को खिलाना होगा। और हेटमायर भी काफी ज्यादा पैसे उनको दिए, लेकिन वो वेस्ट इंडीज टीम में हम हर बार नहीं खेलते क्योंकि फिटनेस पे सवाल उठते उनके। तो अगर फिटनेस पे सवाल है तो शायद यहाँ पे भी सवाल होंगे उनके। और जहां तक स्ट्रेंथ है इनकी, वो यही है कि भाई जॉस बटलर जितने भी मैच खेल सके खेले, पूरी तरह से अवेलेबल हो, और ये एक डिसीजन ले ले कि बटलर को हमें मतलब खुश रखना ही है और उनको शायद ओपन भी कराना है। माना कि इस टीम में बटलर शायद मिडिल ऑर्डर में बेटर फिट होते हैं क्योंकि यशस्वी भी है और पडिक्कल भी है, लेकिन बटलर एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने वीक राजस्थान टीम को अपने मतलब सिंगल हैंडेडली प्लेऑफ की ओर लेके गए वो। तो आई थिंक दैट इज द ओनली रिलायंस। पिछले कुछ सीजन में स्टोक्स को ओपन किया और स्टीव स्मिथ को ओपन करवाया, पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने, पर इस बार अगर बटलर को पूरी तरह से फॉर्म में ले आए फिर उनके चांसेस है। नहीं तो मुझे बहुत सारे, ये टीम को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। मैं तो वैसे रौनक को मानसिक वही तौर याद पर मैं रौनक को वही याद दिलाना चाहता था कि कल के जो ऑक्शन डे के शो में बिल्कुल आखिर में उन्होंने कहा था ना कि उन्हें ताजुब हुआ था, मैंने कहा था कि राजस्थान का हाँ उतना हाँ अच्छा नहीं बिल्कुल। गया था।
तो ये पूरी तरह से मैं यही कहता हूँ देवान के सैटरडे के बाद अगर आईपीएल खेला जाए ना, मतलब ऑक्शन के डे वन के बाद, राजस्थान बहुत ही स्ट्रांग टीम होती है, अचानक संडे के बाद मैं उनको कहा नहीं देखता। तो आपकी फॉरसाइटेडनेस मुझे नहीं थी। मैं उसका आधार बताता हूँ। मैं शो से पहले भी वसीम और सैयद को यही बता रहा था कि राजस्थान ने बहुत सारे पैसे कल ही खर्च कर दिए थे। उनके पास सिर्फ 12 करोड़ और 15 लाख बचे थे, और उसमें ही उन्होंने बैलेंस उतनी अच्छी नहीं बनाई थी। अगर उनके पास मान लीजिए 10 करोड़ और होते तो शायद वो लियम लिविंगस्टन के लिए ज्यादा अग्रेसिवली बिड कर पाते थे। तो वो जरूर उन्होंने किया भी कुछ हद तक, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई राशि नहीं बची थी। तो बिल्कुल उनकी जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी थी बहुत बहुत कंफ्यूजिंग थी, और उसी का फल हमें देखने को मिला कि आखिर में जाके 4 खिलाड़ी लिए जो शायद शुरुआत में भी ले सकते थे, लेकिन बिल्कुल लास्ट मिनट क्रैमिंग की तरह ही नजर आई। तो इसके साथ अगर ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए तो बहुत बहुत अच्छी किस्मत होगी, बहुत अच्छी कप्तानी होगी संजू सैमसन की, और बहुत अच्छी कोचिंग रहेगी कुमार संगकारा की। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा सैयद, ये जो देबान मुद्दा उठा रहे बिल्कुल सही उठा रहे, लेकिन आधा उठा रहे, क्योंकि मैंने गुजरात टाइटंस की बात नहीं हुई है। और गुजरात टाइटंस मुझे इतनी मतलब बेकार लग रही है जितनी की राजस्थान लगती है, तो मेरी आधी तो एनालिसिस आ रहे उस पे आ रहे। ठीक है, आ रहे उधर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले रौनक, एक चीज मैं वो कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे थे कि बटलर इस बार बड़े खुश होंगे, खुश भी होंगे और मानसिक तौर पर थोड़े से हल्के होंगे, दबाव कम होगा, क्योंकि इस बार अश्विन विपक्ष में नहीं है, उनके साथ है। हाँ बिल्कुल, वो तो वो बिल्कुल सही कहा है आपने। इस तरह की दोस्ती जो, जैसे वसीम भाई ने कहा हमसे कि आईपीएल बिल्ड्स ब्रिजेस ना, तो जो साइमंड्स और भज्जी की जो एक अच्छी दोस्ती बनी आईपीएल से, तो अगर उनकी बनी है तो किसी की भी बन सकती है। तो बस यही देखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और अगर हम पिछले सीजन में ये शो कर रहे होते तो शायद अभी वाइंड अप करते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि 8 टीम हो चुकी है, लेकिन 2 नई टीम ऐड हो गई थी, और उस पर हम आएंगे। रौनक बोल रहे थे गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात टाइटंस। अगर इस पर नजर डाले तो 23 खिलाड़ियों को लिया है गुजरात टाइटंस ने, जिसमें 8 विदेशी खिलाड़ी हैं, वसीम। लेकिन उसके बाद भी अगर टीम का कॉम्बिनेशन पर नजर डाले, मिडिल ऑर्डर देखें, तो हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, विजय शंकर, जयंत यादव, इन खिलाड़ियों से भरा रहेगा। जी हाँ, बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली, जिस तरह की स्ट्रैटेजी और जिस तरह के प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आई मीन जेसन रॉय, शुभमन गिल को अगर आप छोड़ दे, अगर उन्होंने शुरू में अगर रन नहीं बनाए, हार्दिक पांड्या से आपको नहीं पता है कि वो कैसे खेलेंगे, कैसे कप्तानी करेंगे। कप्तानी भी पहली बार करने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि बीच में बहुत विजय शंकर हैं, जो ऑब्वियसली उनको आपको थोड़ा ऊपर खिलाना होगा। अगर आप उनको फिनिशर के रोल में देख रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। उसके अलावा रिद्धिमान साहा को भी लास्ट तक नहीं लिया था, कीपर नहीं लिया था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लास्ट सेट तक जाने तक कीपर नहीं था। उसके बाद में सडनली साहा को भी ले लिया 2 करोड़ के आसपास। मैथ्यू वेड को लेना पड़ा, और अब ऐसा लग रहा है कि मैथ्यू वेड को उनको खिलाना पड़ेगा जब लिया है तो बहुत ही कंफ्यूजिंग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी रही। बहुत सारे प्लेयर्स मुझे ऐसे लगता है उन्होंने छोड़ दिए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स। प्लस जो मुझे लगता है बैकअप प्लेयर्स है वो भी, जिन उनके अगर टीम को मैं देखता हूं तो ऐसा कोई नहीं लगता है कि वो 11 में आप उनको खिलाने के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे। तो बहुत ही स्ट्रेंज सा थोड़ा ऑक्शन रहा है, अजीब प्लेयर्स को उन्होंने लिया है, और बहुत लूप होल्स है इस टीम के अंदर। तो आई विश लक टू एक्चुअली गुजरात टाइटंस, क्योंकि नए कप्तान है, नई फ्रेंचाइज है डेफिनेटली, बट बहुत लूप होल्स है। अगर शुभमन गिल, जैसे मैंने कहा, अगर जेसन रॉय ने अगर रन नहीं बनाए, हार्दिक पांड्या अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो फिर मैं कहीं जाता हुआ नहीं देखता हूँ गुजरात टाइटंस को आगे। रौनक, बिल्कुल सहमत हूं मैं वसीम के साथ। जिस तरह मैंने कहा गुजरात टाइटंस नहीं तो चलो, राजस्थान ने कम से कम शुरुआत अच्छी की, खाली उनका जो फिनिश था बेकार था। इन्होंने तो शुरुआत भी थोड़ी मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी की, और अंत भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे शुरुआत हुई थी। तो इनकी अगर आप टीम बनाए सही, तो आपके नंबर 1 और 2 तो बन जाते हैं, शुभमन गिल और जेसन रॉय। उसके बाद बैटिंग कौन करेगा? मतलब इतने सारे अच्छे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सब एक एक नंबर थोड़े ऊपर है। एवरीवनस बैटिंग 1 पोजीशन हायर देन दे वुड लाइक टू। तो इस टीम में आपके पास विजय शंकर है, हार्दिक पांड्या है, राहुल तेवतिया है। ये सारे प्लेयर्स जो है वो मध्य क्रम के बल्लेबाज है, ज्यादातर लोअर मिडिल ऑर्डर के। डेविड मिलर को आपने लास्ट में लिया है, ये शायद एक्सेप्ट करते हुए कि बल्लेबाजी थोड़ी वीक है।
और मिलर खुद एक मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर है, और आई मीन विद बीइंग रिस्पेक्टफुल टू हिम, आईपीएल फेलियर है बिकॉज इतने सालों से खेलते आए हैं और कुछ ज्यादा खास उन्होंने नहीं किया है। मैथ्यू वेड जो उन्होंने लास्ट में पिक किया, लास्ट में उनका विकेट कीपिंग जो एक स्लॉट था उन्होंने कवर किया, मैथ्यू वेड पे काफी कुछ निर्भर होगा, क्योंकि अगर वो चल पाए, कहाँ बैटिंग करेंगे, ये भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको बीबीएल में ऊपर खेलना पसंद है, ऑस्ट्रेलिया लोअर मिडिल ऑर्डर में फिनिशर के तौर पे खिलाते, तो अगर ये प्लेयर चल गए इनके लिए तो ये बड़ी बात होगी। और अगर हार्दिक पांड्या को बैटिंग फॉर्म अपनी वापस मिल गई तो ही ये टीम बच सकती है, नहीं तो इस टीम के बैटिंग पे बहुत सवाल है। स्ट्रेंथ उनकी यही है कि बॉलिंग अब भी बहुत ही सॉलिड है, राशिद खान जैसे गेंदबाज आपके पास है तो इर्द गिर्द जो बॉलिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और जहां आपके पास मोहम्मद शमी है, लॉकी फर्गुसन है, ये प्रूवन आईपीएल परफॉर्मर्स है, मैच विनर्स है, विकेट टेकर्स है, तो वो डिपार्टमेंट में मुझे बिल्कुल जोसेफ भी है। आई डोंट नो इफ जोसेफ कैन मेक द फोर राइट अवे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा फॉरेनर्स को फिट बिल्कुल करना। बिल्कुल राशिद खान तो खेलेंगे ही, लॉकी फर्गुसन खेलेंगे ही, और मैथ्यू वेड को मेरी राय में खिलाना होगा क्योंकि कीपर जेसन रॉय भी खेलेंगे नहीं है, और जेसन रॉय को भी आपको खिलाना होगा। यू कैन स्टिल प्ले वेड एज एन ओपनर, और फिर आप रॉय के बदले एक और बॉलर को खिला सकते हो, लेकिन ऑनेस्टली यू हैव द बॉलिंग ऑप्शंस। आई थिंक साई किशोर भी खेलेंगे इनके लिए, तो इनके पास ठीक ठाक बॉलिंग ऑप्शंस है, बट राहुल तेवतिया हैज टू बी वन ऑफ, फॉर मी इट वाज द वर्स्ट बाय ऑफ द होल ऑप्शन। इतने पैसे उन्होंने राहुल तेवतिया के पीछे मतलब बर्बाद किए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन खर्च किए, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा आपको कोई ऐसा प्लेयर मिल जाता जो आपको बैलेंस दे, जो आपके टॉप 4 में बैठ जाए। एडन मार्करम को ले सकते थे, ऐसे प्लेयर को ले सकते थे जो टॉप 4 में आसानी से चले जाए। एक चीज डैन मिटोरी ने बखूबी कही थी कि आप इनके 3 और 4 नंबर देख लो, या तो विजय शंकर जाएगा या फिर शायद वसीम ने गुरकीरत की बात की, आई थिंक गुरकीरत इज इन दिस टीम राइट। हाँ गुरकीरत की बात की, तो ये 3-4 ऐसे विकल्प हम दे रहे हैं जो कोई भी दूसरे टीम में 3-4 नंबर पे बिल्कुल उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे आईपीएल ऑक्शन में गड़बड़ हुई है, और अगर ये चल पाए तो वो अपने बॉलिंग के भरोसे चल पाएंगे। दूसरी अननोन क्वांटिटी जो हमको सबको पता है वो है हार्दिक पांड्या की कप्तानी, किस तरह की कप्तान रहेंगे, दैट्स एनीबॉडीज गेस। तो आई थिंक दिस टीम एंड राजस्थान रॉयल्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द टेबल। और लास्ट टीम की तरफ अगर हम आए, हैदराबाद की तरफ अगर आए, तो हैदराबाद में गेंदबाजी बहुत अच्छी लग रही है वसीम, इसमें कोई शक नहीं है। नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, मार्को यानसन को भी उन्होंने लिया है, और विविधता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरिएशंस इस टीम के पास मौजूद है गेंदबाजी में, पर क्या बल्लेबाजी में वो फायर पावर है? जी हाँ, थोड़ा सा वहां पर क्वेश्चन मार्क है। केन विलियमसन को ऑब्वियसली थोड़ा वो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पूरन फॉर्म में उनको चाहिए होंगे, अगर पूरन का सीजन अगर अच्छा नहीं गया तो अगेन क्वेश्चन मार्क है। अभिषेक शर्मा, वो उनके ऊपर उन्होंने पैसे लगाए हैं तो वो कहाँ पर खेलते हैं, अगेन वो एक क्वेश्चन मार्क है। प्रियम गर्ग, ये सारे प्लेयर हैं, ये आपको हर्ट नहीं कर सकते किसी टीम को, तो इन सारे प्लेयर्स को लेके प्लेऑफ्स में पहुंचना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्होंने भी कई लूप होल्स छोड़ दिए, कई ऐसे प्लेयरों पे पैसे लगाए कि जो मैच विनर नहीं है। तो अगेन थोड़ा सा अगर आप जैसे राजस्थान रॉयल की बात करते हैं, गुजरात लायंस मुझे भी थोड़ा उसी लाइन में ये लगते हैं, बट अच्छे कप्तान है केन विलियमसन, शायद उनसे बेस्ट निकलवा ले। ये डेफिनेटली हो सकता है कि वो अपनी कप्तानी के जरिए से और उनकी बैटिंग और बाकी सारी चीजें, बॉलिंग इनकी थोड़ी सी बेटर है दूसरी टीमों के मुकाबले में, तो शायद हो सकता है कि इनसे बेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस। जो सैटरडे को जिस तरह से ऑक्शन गया था तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड था कि कैसे किया, बट आई थिंक दे मेड इट अप टुडे। ऐसे लगा कि शायद उन्होंने थोड़ी सी बेटर टीम बनाई है दूसरी टीमों के मुकाबले। आई थिंक एक उनके लिए की प्लेयर बिल्कुल सही है, एक की प्लेयर उनके लिए बन सकते हैं ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि अगर उनकी टीम को देखें तो बहुत बहुत से भारतीय गेंदबाज हैं, तो उनकी पूरी लगभग गेंदबाजी भारतीयों से बन सकती है, क्योंकि स्पिनर है वॉशिंगटन सुंदर, साथ साथ श्रेयस गोपाल भी हैं। अगर चाहें तो उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार, कार्तिक त्यागी और टी नटराजन, इनमें से किन्हीं 3 को पिक करके आप एक पूरी बॉलिंग अटैक बना सकते हैं। तो फिर बल्लेबाजी के लिए आप फॉरेन स्पेसेस को फ्री अप करते हैं, आप मार्करम को खिला सकते हैं, आप पूरन को चाहे खिला सकते हैं या उन्हें ड्रॉप करके फिलिप्स को खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर है, बल्लेबाज अच्छे हैं, कीपिंग भी कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, गजब के फील्डर हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे हैं। मुझे लगता है कि इस स्क्वाड में थोड़ा सा डेप्थ है, थोड़ी इंटेलिजेंटली इसको यूज करने की जरूरत है, और वहां पे एक अच्छी चीज है कि केन विलियमसन कप्तान।
जी, और एक केन और चीज विलियमसन थोड़ा कप्तान सुचित, हाँ मैं वसीम एक वसीम और वसीम चीज प्लीज। कहूंगा कि सुचित और श्रेयस गोपाल उनके स्पिन ऑप्शन है। अभिषेक शर्मा ऐसे बॉलर नहीं है कि आपको 4 ओवर देंगे। तो अगेन अगर उनको उनके अगर मैचेस अच्छे नहीं जाते, उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है कोई दूसरा। तो अगेन वो अपनी फास्ट बॉलिंग पे बहुत रिलाई करेंगे। तो अगेन बहुत क्वेश्चन मार्क है कि अगर उनके स्पिनर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किए, आप उनके ऊपर बहुत लोड डालोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपको मैच जिताने वाले आपको ये स्पिनर नहीं लगते हैं। तो अगेन बैकअप में आपके पास कोई भी स्पिनर नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट उनका डेफिनेटली बहुत वीक होने वाला है। जो इससे पहले बहुत अच्छा था, नाबी थे, राशिद थे, मुजीब थे, इससे पहले भी थोड़ा टाइम पहले। तो ये डिपार्टमेंट डेफिनेटली बहुत वीक है। रौनक, देबायन और वसीम ने जो बात बोली, मैं पूरे तरीके से उससे एग्री करता हूं कि कैप्टन ऐसा होता है जो टीम को आगे ले जाता है और खिलाड़ियों से काम निकलवा लेता है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या केन विलियमसन खेल पाएंगे हर एक मैच? इंजरी प्रोन है। बिल्कुल, और कप्तानी पे ही इस टीम की किस्मत बनेगी या बिगड़ेगी। क्योंकि अगर हम ऐसे कप्तान आइडेंटिफाई करें जो सक्सेसफुल है इस आईपीएल में, जब 10 टीम अब आ चुकी है, तो सिर्फ दो है। वो है रोहित शर्मा और एमएस धोनी। केन विलियमसन 3 नंबर पे आते हैं। उसके बाद ऐसा कोई भी कप्तान नहीं, 3-4 के तो कप्तान बने भी नहीं है। विराट कोहली अब नहीं है, तो आरसीबी के कप्तान में नहीं पता है। सैमसन अनप्रूवन है, राहुल अनप्रूवन है, पंजाब का कप्तान हमें पता नहीं है, कोलकाता का कप्तान हमें पता नहीं है, हार्दिक पांड्या हमें पता नहीं है, और दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत पे भी इस बार सवाल उठेंगे क्योंकि टीम इतनी मजबूत नहीं है। तो क्या इस माहौल में केन विलियमसन की कप्तानी और भी फायदेमंद हो सकती है कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में हम सब थोड़े अनसर्टेन है, क्या निकोलस पूरन ऐसे भी ओवरसीज प्लेयर है जिनके भरोसे आप आईपीएल जीत सकते हैं? टैलेंटेड प्लेयर तो है ही, लेकिन आप इनके सारे ओवरसीज विकल्प देख लेंगे सैयद, निकोलस पूरन, एडन मार्कम, रोमारियो शेपर्ड, मार्को यानसन, ऐसा कोई एक प्रूवन आईपीएल ओवरसीज प्लेयर नहीं है जो आपको टाइटल तक ले चुका है। जो जहाँ के हर टीम में एक आध प्लेयर ऐसा है जिनका इतना बड़ा प्रभाव है, अगर वो टाइटल भी ना जीता हो, कम से कम ऑरेंज कैप होल्डर है, पर्पल कैप होल्डर है, या फिर टॉप विकेट टेकर्स में, टॉप रन गेटर्स में। इनके पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है सिवाय केन विलियमसन। और उनको ऐसा विलियमसन ऐसे विलियमसन से उम्मीद होगी जो 2018 में जब कप्तानी उन्होंने की वार्नर की गैरहाजिरी में, ओपनिंग बैटिंग की, 700 रन से ज्यादा बनाए, ऑरेंज कैप जिताया, फाइनल तक ले गए, बिल्कुल वैसी की वैसी सीजन अगर वो कर पाएंगे तो ही तो ये टीम आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो इस टीम के सारे जो पोटेंशियल, जो एक्साइटिंग ऑप्शंस जो है, वो सारे के सारे ठंडे पड़ सकते हैं। तो विलियमसन पे सवाल जरूर उठेगा। डैन विटोरी ने खुद कहा कि न्यूजीलैंड की तरफ से इतना दबाव है उनपे कि अगर वो हर मैच न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेल पाते तो कैसे वो आईपीएल को, इस नाजुक जो उनके जो एल्बो प्रॉब्लम है उसके भरोसे वो कैसे पूरा आईपीएल खेल पाएंगे, और अब जो कि बड़ा आईपीएल है। तो ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा। फिर भी मैं मानता हूं कि अगर इस टीम का अगर कोई है जो इस टीम के सबसे अच्छे क्वालिटीज निकाल पाए, वो है केन विलियमसन। टॉम मूडी पे हम काफी भरोसा काफी काम कर चुके हैं उनके साथ। अच्छी जोड़ी है दोनों की, विलियमसन और मूडी की। साथ में डेल स्टेन है, हमारे सारे एक्सपर्ट वहां चले गए। मतलब मुरलीधरन भी वहां है, डेल स्टेन भी वहां है, हेमंत बदानी वहां है, काफी है। तो एनीवे, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी देयर बिगेस्ट चैलेंज। विलियमसन फिट रहेंगे, अच्छी टीम खिलाएंगे, अच्छे प्लेयर्स से परफॉर्मेंस निकल पाएंगे तो दे विल मेक इट, अदरवाइज इट कुड गो बैडली रॉन्ग फॉर देम। बस यही है। इंडियन प्लेयर्स ठीक ठाक उन्होंने लिए हैं। वॉशिंगटन सुंदर को लिया है, उमरान मलिक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। एक चीज जो उन्होंने शुरुआत में अच्छी करनी होगी वो ये डिसाइड करना होगा कि एक दो स्ट्रेटेजी पॉइंट्स क्या होंगे। क्या अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाजी करेंगे? अगर वो करेंगे तो फिर अच्छा बैलेंस बन जाता है, मार्करम भी खेल सकते हैं, और फिर जो सर्टेन क्वेश्चन मार्क्स है टीम के वो निकल जाते हैं। क्या उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी दोनों के लिए जगह बनेगी? क्या नटराजन फिट होंगे? क्या भुवनेश्वर कुमार हर मैच खेलेंगे? तो अगर 2-3 पॉइंट्स वो जल्दी आइडेंटिफाई कर ले, अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसी टीम है सैयद जो 2-3 अगर इनके लॉसेस हो गए तो टीम में अदला बदली शुरू हो जाएगी। ऐसा कोई एक प्लेयर नहीं है जो आप कह सकते हो कि मैं रोमारियो शेपर्ड को 6-7 गेम दूंगा, मेरे पास मार्को यानसन में, उससे खिला लूं, फिर वो 2-3 मैच वाली बात हो जाएगी। फिर शायद आप टेम्प्ट हो जाए कि नहीं, इसको हटा के किसी और को खिला लूं। तो ये एक पॉइंट होगा कि अगर वो भरोसे से अपनी टीम को टीम शुरुआत करे तो फिर शायद मोमेंटम के जरिए पहुंच जाए आगे। पर इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन केन विलियमसन। बिल्कुल 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 सही कहा रौनक। और जिस तरीके से ये चर्चा हुई है, निष्कर्ष यही निकला है कि अगेन जो लगातार बातें हो रही हैं कि लखनऊ और पंजाब, ये दो टीम ऐसी है जो कट ऑफ द रेस्ट नजर आ रही है, दूसरी हर टीमों से अलग नजर आ रही है। देखते हैं कि क्या मैदान पर भी वैसे ही नजर आती है। एक चुनौती हमारे पास भी है,
वसीम जाफर अभी तो हमारे साथ हैं, लेकिन कितने दिन रहेंगे, कोई आईपीएल टीम उन्हें अपने साथ ले जाती है तो फिर यहाँ क्या होगा, वो तमाम चीजें भविष्य के घर में है। फिलहाल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और तमाम एनालिसिस करके। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका भी, रौनक आपका भी, देबायन आपका भी। तो टीवीएस यूरो ग्रिप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो आईपीएल ऑक्शन डे हिंदी में इतना ही, पावर्ड बाय किस्मा गेमिंग। फिर होगी मुलाकात।